हाय गाइस, तो ऑफिशियली वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। मतलब चैप्टर नंबर 11-25, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था क्योंकि यार जो लीक्स निकले थे वो कुछ भयंकर थे। तो फिर देर किस बात की, ऑफिशियल चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, तो चैप्टर का जो कवर पेज है उसमें हम लोग को यामातो देखने को मिलती है। जो वानो में जो ओडेन कैसल था वो फिर से रिबिल्ड पूरा है। और यस, जो यामातो है जहाँ पे कैसल रिबिल्ड हो रहा है वहाँ पे पूरा गेड़िया मार रही है, देख रही कि भाई लोग कैसे करके काम कर रहे हैं। और फिर यामातो को वहाँ पे पता चलता है कि एक कारपेंटर वहाँ से मिसिंग है। अरे वही मेन कारपेंटर जिसके नाक में कील घुसा रहता था हमेशा। अरे वही कारपेंटर मीनाटोमो। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि मरीन्स अभी भी एगहेड पे अटके हुए हैं। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इधर मरीन्स आपस में बोलते हैं कि जितने भी सेराफिम्स हैं उन लोग को चार्ज करके तुम लोग जहाज में चढ़ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि काकू और रॉब लूची जहाज में चढ़ रहे होते हैं, साइपर पोल वाले। और फिर एक साइपर पोल का एजेंट रॉब लूची से पूछता है कि अरे तुम दोनों स्टूसी कहाँ पे। फिर रॉब लूची पूरा सीरियस होके उस एजेंट को रिप्लाई देता है कि भाई मैंने स्टूसी को मार डाला है। और उधर बैकग्राउंड में काकू पूरा सीरियस लुक देता है। एक्चुअल में तो तुमको ही पता है कि क्या हुआ है। ओके, तो फिर हमें सैटर्न दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी वाइस एडमिरल्स आए हुए हैं उन लोग को सैटर्न बोलता है कि हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे वो काम हो चुका है। यॉर्क, पंक रिकॉर्ड्स, पावर प्लांट, मदर फ्लेम, वो सब कुछ हम लोगों ने हासिल कर लिया है और अभी के लिए इतना काफी है। लेकिन ओके, तो सैटर्न की इतना बोलते ही जो 9 वाइस एडमिरल्स आए हुए हैं वो लोग बोलते हैं कि माफ कर दीजिएगा सैटर्न सामा, बस्टर कॉल के जरिए हम 9 वाइस एडमिरल्स ही आ पाए और ये हमारा कितना बड़ा फेलियर है कि हमारे होते हुए भी स्ट्रॉ हैट और बोनी इस आइलैंड से निकल गए, लेकिन हम उनका पीछा एल्बाफ तक करेंगे। ओके, तो ये सब सुनने के बाद इधर सैटर्न बोलता है कि एक सेकंड रुक, एल्बाफ नहीं, उतना करने का जरूरत नहीं है, रहने दे भाई। और अगर तुमको लग रहा है कि स्ट्रॉ हैट और बोनी यहाँ से निकल गए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है, ना 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 ना। और अगर तुम लोग को सबसे बड़ा फेलियर काउंट ही करना है तो वेगापंक का जो मैसेज पूरा दुनिया में फैल गया है उसको तुम सबसे बड़ा फेलियर बोल सकते हो। और स्ट्रॉ हैट और ज्वेलरी बोनी का इस आइलैंड से एस्केप करना वो आग में घी डालने वाला काम करता है और वो लोग यहाँ से निकल पाए उस जाइंट रोबोट की वजह से। और सैटर्न जैसे ही उस जाइंट रोबोट के बारे में बोलता है तभी हम लोग को एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है। और ये फ्लैशबैक 1, 2, 3, 10, 15 इतना साल पुराना नहीं है, ये फ्लैशबैक 200 साल पुराना है, जहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि कुछ साइंटिस्ट सैटर्न को बोल रहे होते हैं कि सैटर्न सामा देखिए, हम लोग को ये डिस्पोज करने के लिए बोला गया है, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कैसे करके करें, अगर किसी को पता चल गया तो फिर हम लोग के एल लग जाएंगे। फिर सैटर्न उन डरे हुए साइंटिस्ट को दिलासा देता है कि भाई तुम लोग रिसर्च करो बेझिझक, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। देखो भाई, ये जो जाइंट रोबोट है ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है और अगर तुम लोग इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो फिर कुछ भी हम लोग को अगर पता चलेगा तो फिर वो हमारे मिलिट्री के काम आएगा। और इधर साइंटिस्ट सैटर्न को बोलते हैं कि आपका ये बात सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया हमें ये ऑर्डर देने के लिए। मतलब साइंटिस्ट है ना, और चीर फाड़ करने का मौका मिले, रिसर्च करने का मौका मिला तो फिर नेकी और पूछ पूछ। ओके, तो फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट में सैटर्न उसी जाइंट रोबोट को याद करते हुए सोचता है कि साला 200 साल से ये जाइंट रोबोट 1 इंच तक नहीं हिला, लेकिन जैसे उसने स्ट्रॉ हैट लूफी को देखा वो हिला तो ऐसे हिला कि अब हम लोग हिल चुके हैं। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि 9 वाइस एडमिरल्स में से एक वाइस एडमिरल क्वेश्चन रेज करता है सैटर्न के प्रति, जहाँ पे एक वाइस एडमिरल डोबरमैन बोलता है कि सैटर्न सामा, आपने बोला कि वेगापंक का जो ब्रॉडकास्ट था वो पूरा दुनिया में फैल गया, वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, तो क्या डॉक्टर वेगापंक सच बोल रहा था? और ये स्टेटमेंट वाइस एडमिरल डोबरमैन के मुंह से सुनने के बाद इधर सैटर्न पूरा सीरियस हो जाता है और एक झपड़ मारता है उसको। और सैटर्न उसको ऐसा मारता है कि भाई उसका बॉडी दूर फेंका जाता है और मुंह से पूरा खून वून फेंकाने लगता है। और वाइस एडमिरल डोबरमैन का ये हालत देख के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया बे, मेडिकल टीम बुलाओ बे, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। ओके, तो फिर हम लोग को पंक रिकॉर्ड्स के लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है और फिर इधर यॉर्क लैब के अंदर देखती कि इतना सारा क्लाउड कहाँ से आ रहा है और ये क्लाउड वाला मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि ऑटोमेटिकली अपने आप बना रहा है। और तभी यॉर्क समझ जाती कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो बंदूक निकाल लेती है और फिर यॉर्क फायर कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यॉर्क के उस गन फायर से कुछ होता तो नहीं है, प्लस जो लैब है उसका आधा हिस्सा ऊपर वाला वो क्लाउड आइलैंड के जरिए ऊपर फ्लोट करने लगता है। और यस, जैसे यॉर्क देखती है कि क्लाउड आइलैंड्स के जरिए फ्लोट करते करते वो आधा अंडा ऊपर निकल लिया कहीं दूर, यॉर्क समझ जाती कि साला ये तो मेरे को बेवकूफ बना के निकल लिया इन लोग। ओके, तो फिर हमें मरीज जो है दिखाया जाता है जहाँ पे खाना का कमी पड़ गया है, अकाल आ चुका है खाना का, और इधर सेलेस्टियल ड्रैगन का अलग ही अपना बकचोदी चल रहा है। और कभी कभी मेरे को लगता है कि भाई इन लोग को इतना हाई लेवल पे क्यों रखा गया है, दिमाग तो इन लोग का खाली है, अंडरस्टैंड बकचोदी करता रहता है। इन लोग के बारे में बात करने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब खाने का कमी हो रहा है प्लस इन लोग अपना ही रौब झाड़ रहा है कि भाई हम लोग को खाने का कमी है, जो भी साला फूड डिपार्टमेंट को संभालता है उसको साला एकदम मार डालो। फिर हम लोग को चेंबर ऑफ पावर दिखाया जाता है और वहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई फिगार लैंड गार्लिंग एंट्री मारते हुए, और फिर जो बाकी 4 गौरों से है वो भी देख रहे हैं कि हैं ये इतना सज धज के कहे आ रहा है भाई यहाँ पे, मतलब एकदम सूट वूट पहन के पूरा गेटअप में आया हुआ है। फिर इधर गार्लिंग बोलता है कि मैं किसी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया हूँ। फिर ये बात सुन के इधर गोरो से बोलते हैं कि है इतना अदब में बात कर रहा है,
औकात में रह के बात कर गार्लिंग, तेरे को पता ना तेरा जगह क्या है। फिर इधर गार्लिंग अपना चश्मा खोलते हुए चौड़ा होते हुए बोलता है कि देखो भाई, मैं नया साइंस एंड डिफेंस का हेड हूँ और मेरे इस पोजीशन की वजह से वेगापंक जो यॉर्क है वो मेरे अंडर काम करेगी। ओके, तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग को फ्यूचर आइलैंड एगहेड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे मरीन्स के फटके 4 हो चुके हैं क्योंकि जो सैटर्न है उसका हालत पूरा खस्ता हो चुका है। मतलब उसको पूरा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रहा है अंदर से, प्लस ड्रास्टिकली पूरा एज हो रहा है, प्लस उसके बॉडी में ब्लैक फ्लेम्स क्रिएट हो रहे हैं, बॉडी पूरा जलने लगता है। और इधर वाइस एडमिरल्स और मरीन्स देख के फटके 4 कि भाई हो क्या रहा है, भाई इनको कोई रोग वोग तो नहीं था, अबे मेडिकल टीम बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, ये तो साला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वरना। फिर इधर इमू समझ जाता है कि भाई ये कौन कर रहा है। फिर वो अपने मन ही मन टेलीपैथी से बोलता है कि इमू सामा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है रहा है, जो भी है अभी तो रही है, ऐसे ही काम चला लो, फीमेल ही मान लेते हैं अभी तो, है ना। फिर इधर इमू सैटर्न को बोलती है कि तेरे चुतियाब की वजह से जॉय बॉय यहाँ से निकल लिया। फिर इधर सैटर्न भी अपना सफाई में बोलता है कि भाई मेरे को पता नहीं था कि भाई वो जॉय बॉय निकलेगा, उतना इतना पावरफुल रहेगा, मेरे को लग रहा था भाई एकदम मच्छर है करके, लेकिन भाई इतना पावरफुल निकलेगा, अगर मेरे को पहले से पता होता तो फिर मैं वैसे करके एक्शन लेता। लेकिन फिर इमू भी बोलती है कि माँ चुदा तू। और फिर जो ब्लैक फ्लेम्स है वो पूरा एकदम से बढ़ के फिर गायब हो जाते हैं। और फिर जैसे ही ब्लैक फ्लेम्स गायब हो जाते हैं, वाइस एडमिरल सब देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो भाई हड्डी ही बचा हुआ है, जो सैटर्न था वो अब कंकाल बन चुका है। ओके, तो फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग को आधा टुकड़ा जो पंक रिकॉर्ड्स का उड़ा था उसका सीन दिखाया जाता है। और फिर हम लोग को पता चलता है कि जितने भी वेगापंक्स थे, मतलब चारों वेगापंक्स जो हम लोग को लग रहा था कि लुढ़क चुके हैं, वो एक दूसरे का सहारा लेके अभी तक जिंदा है। मतलब एक ही बॉडी में चारों समा चुके हैं। मतलब किसी का लेफ्ट हाथ, किसी का राइट हाथ, किसी का बॉडी, किसी का सर और किसी का पैर, मतलब सब जोड़ तोड़ के एक चलता फिरता बॉडी बन चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वेगापंक्स ये लोग आपस में बात करते हैं इधर उधर का, मतलब ये लोग यॉर्क के बारे में ही बोलते हैं, मतलब कि वो कितनी कमीनी है। प्लस ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग को बच के रहना पड़ेगा ह्यूमैनिटी के लिए, हम लोग को ह्यूमैनिटी को सेव करना पड़ेगा। तो फिर ये लोग का ये बातचीत होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वेगापंक्स लास्ट में वेदरिया को फोन करते हैं और वेदरिया को बोलते हैं कि भाई हेलो, मैं वेगापंक बोल रहा हूँ। और वेदरिया उधर फोन जैसे ही रिसीव करता है वो चौंक जाता है कि अरे मेरे को लगा तू तो लुढ़क गया है, तू जिंदा कैसे है वे। ओके, तो फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन कामाबाका क्विंडम का दिखाया जाता है। क्विंडम जहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के सारे मेंबर्स वेगापंक के उस मैसेज के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। ओके, तो फिर इधर रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले लोग वेगापंक के जो मैसेज है उसको डिकोड करते हुए दुनिया में अभी जो भी कुछ चल रहा है उसको समझने का कोशिश करती है। फिर इन लोगों को समझ में आता है कि पूरा दुनिया पानी में डूबने वाला है, प्लस जो सेलेस्टियल ड्रैगन रहते हैं वो एकदम ऊंचाई पे रहते हैं रेड लाइन पे, और प्लस वो जो बड़ा सा ब्रिज बन रहा है 700 सालों से। सो अगर तुम लोग इस चीज को कनेक्ट करोगे तो तुम लोग को पता चल ही जाएगा कि वेगापंक जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था। ओके, तो फिर लास्ट में हम लोग को ड्रैगन का एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है और इधर ड्रैगन बोलता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वेगापंक के उस मॉर्निंग के ऊपर जितने भी लोग भरोसा करते हैं, सारे के सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे कि उस डिजास्टर का पीसफुली इंतजार करेंगे। यहाँ पे हम लोग को एक रेजोल्यूशन का जरूरत है क्योंकि ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और जल्द ही लोग एक ऊंची जगह ढूंढने के लिए एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देंगे। बात तो सही है, मतलब सारे लोग सीरियसली लेंगे उसका, वार्निंग का ये भी नहीं है। और फिर जैसे जैसे वो टाइम करीब आएगा फिर बस सारे लोग फिर झमेला करने लग जाएंगे कि भाई हमको ऊंचा ग्राउंड चाहिए, हमको रेड लाइन पे जाना है, वरना फिर हम भी डूब के मर जाएंगे। एंजाइटी, वही बात है कि भाई अगर सही से सोच के प्लान करके अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो फिर वही है कि लोग आपस में झमेला शुरू कर देंगे सर्वाइवल के लिए। तो देखते हैं, अभी तो फिर नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, ऐसा तो कुछ लिखा तो नहीं हुआ है कि भाई नेक्स्ट वीक ब्रेक है करके। सो फिंगर क्रॉस्ड कि भाई नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या सरप्राइज देखने को मिलेगा।